Good morning, students. Welcome back. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and today we are studying history of class 6, book name Our Past. Students, इस बुक में अभी तक हम आपके 8 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं. आज है हमारा चैप्टर 9 विचल विलेजेस एंड थ्रविंग टाउन्स. इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने किन किन चैप्टर्स को पढ़ा है. चैप्टर नंबर 1 what, where, how and when. Chapter number 2 on the trail of the earliest people. Chapter number 3 from gathering to growing food. Chapter number 4 in the earliest cities. Chapter number 5 what the book and the burial tell us. Kingdom, kings and the early republic. New questions and ideas. And the Ashok the emperor who gave up the world. और जो हमारा आज का चैप्टर है वो है विचल विलेजेस एंड थ्रोइंग टाउन्स. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विलेजेस के महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट विलेजेस के बारे में. इम्पॉर्टेंट विलेजेस के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें जो कि आपके इम्पॉर्टेंट टाउन्स हैं उनके बारे में. इम्पॉर्टेंट विलेजेस. तो आइए स्टूडेंट्स इस चैप्टर को शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 9 विटल विलेजेस एंड थ्रोविंग टाउन्स. महत्वपूर्ण गांव और संपन्न शहर. ये हमारा आज का चैप्टर है. तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं. महत्वपूर्ण विलेज और समृद्ध शहर. प्रभाकर एक ब्लैक स्मिथ शॉप में वर्क करता है. वो वॉच कर रहा था. प्रभाकर बैठा था और वॉच कर रहा था स्मिथ्स की लोकल शॉप को. प्रभाकर एक ब्लैक स्मिथ की शॉप में गया था. वो बैठा था और वॉच कर रहा था ब्लैक स्मिथ की शॉप को. वहाँ पर एक वो छोटी बेंच में उसने आयरन टूल्स वगैरह रखे हुए थे, स्टिकल्स रखे हुए थे और वो सब तैयार थे और वो टूल्स बना रहे थे. हैवी चीज़ों को हीट कर रहे थे और उनको बीट कर रहे थे और उनको शेप्स में कन्वर्ट कर रहे थे. ये सब काफ़ी हॉट और नॉइजी था बट इट वाज वेरी फैंटास्टिक ऑल्सो. ये सब देखना ये सब जो हैपन हो रहा था. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर स्टार्ट होता है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर से. आयरन जो टूल है पहले हमारे आयरन टूल्स का नॉलेज नहीं था. आज से 3000 ईयर्स अगो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ईरान में बिगेन हुआ था. सब कॉन्टिनेंट में 3000 ईयर्स अगो में आयरन की जो थी हमें फाइंडिंग हुई थी और आयरन से वेपन्स वगैरह बनने लगे थे. आयरन जो हमें मिला था मेगालिथिक बरियल्स में मिला था. हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था. और जैसे ही हमें आयरन टूल्स वगैरह मिलने स्टार्ट हुए तो बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि अब रिवॉल्यूशन क्रिएट हुई एग्रीकल्चर में. बिकॉज की जो प्लगिंग थी उसमें बहुत एग्रीकल्चर क्रिएट हो गए और जितने भी वर्क्स थे वो सब आयरन की हेल्प से बहुत फास्टली होने लगे. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कुछ आयरन टूल्स के एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे होंगे. ये जो आयरन टूल्स हैं यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे होंगे और इनसे आप समझ सकते हैं कि किस किस तरीके से इन टूल्स को यूज़ किया जाता होगा. द अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन. किंग्स एंड किंगडम्स हैज बीन अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड सपोर्ट फ्लोरिंग विलेजेस. अब जो किंग्स एंड किंगडम्स थे उन्होंने सपोर्ट किया. बिना सपोर्ट के उनके सपोर्ट के बिना जो आयरन लोगों ने खुद से ही प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए आयरन टूल्स को बिल्ड किया और धीरे धीरे इनके यूज़ से कैनाल्स, वॉल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स बनाई. और जो थे लोग थे जो पीपल्स जो थे लेबर वर्क करते थे जो लेबर लोगों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उसमें बहुत फास्ट हो गया. और जो थे पूरा फार्मर्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन का बेनिफिट मिला. फार्मर्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. किंग्स की ज़्यादा मनी चाहिए था अब इरिगेशन के लिए. अब किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, फॉर प्लेस, फोर्ट्स. अब हु लिव्ड इन विलेजेस. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन जो पीपल्स थे वो विलेज में रहते थे. बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ पीपल्स जो थे वो विलेजेस में रहते थे इन सदर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट के जो पार्ट थे वहाँ 3 टाइप्स के लोग रहते थे. अगर हम सदर्न इंडिया के सदर्न पार्ट की बात करें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट की बात करें तो तमिल रीजन में जो लोग रहते थे लार्ज लैंडलॉर्ड्स उन्हें वेलार्स के नाम से जाना जाता था. ऑर्डिनर प्लगिंग मैन उन्हें उजवार के नाम से जाना जाता था. और लैंडलेस लेबर्स जो थे उन्हें और स्लेव्स को जाना जाता था केशियार और अदीमल के नाम से.
और अब हम बात करते हैं नदर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट के बारे में। तो यहाँ जो विलेजेस के हेडमैन होते थे उसे कहा जाता था ग्राम भोजक। और यूजुअली मेंस जो थे सेम फैमिली से, सेम पोजीशंस, जनरेशन से बिलोंग करते थे, उन्हें इस हायरार्की में उन्हें भी ग्राम भोजक की ही उपाधि दी जाती थी। जनरली द स्लेव्स जो थे उन्हें हायर्ड किया जाता था लैंड कल्टीवेशन के लिए, और जो पावरफुल जो किंग्स वगैरह थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, विलेजेस से फंक्शन करते थे जजेस के रूप में और समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक दे वर द इंडिपेंडेंट फार्मर्स। ग्राम भोजक को छोड़ के वो इंडिपेंडेंट फार्मर्स भी थे, उन्हें गृहपति, ग्राम भोजक को छोड़ के जो इंडिपेंडेंस फार्मर थे उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। और उनमें से बहुत सारे जो थे स्मॉल लैंडलॉर्ड्स थे, और जो मैन वुमेन दास दासी के रूप में वर्क करते थे उन्हें दास कर्मकरा के नाम से जाना जाता था। जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती थी वो दूसरों के फील्ड्स में वर्क करते थे, और कुछ क्राफ्ट पर्सन्स थे, कारपेंटर्स थे, वीवर्स थे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन संगम लिटरेचर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो संगम लिटरेचर था 2300 ईयर्स एगो इसकी जो था लिखा गया, या कह सकते हैं इसकी रचना हुई, या इसे कंपोज किया हम कह सकते हैं, बेस्ट वर्ड। तो जो चीज़ें थी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। पोइट्स ने सिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया, पोर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया, मदुरई के बारे में डिस्क्राइब किया। मदुरई एक पोर्ट का काम करता था उस समय, तमिल टर्म में मेंशन किया इस संगम लिटरेचर में। तमिल टर्म में जो संगम लिटरेचर है उसे मेंशन किया गया है इस चैप्टर में, जिसे हम आगे फॉलो पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द स्टोरीज एंड द ट्रैवलर स्क्रप्चर्स एंड द आर्कियोलॉजी। अब हमने सुना है कि जातक कथाएं जो होती हैं, जातक कथा या कहते हैं जातक स्टोरीज जिन्हें हम कह सकते हैं, वो बेसिकली कंपोज की जाती थी ओल्ड पीपल्स के द्वारा। लोग उन्हें लिखते थे और उन्हें प्रिजर्व किया गया बौद्ध मॉन्क के द्वारा। और वे जो जातक कथाएं थी लोगों को इंस्पायर करने के लिए उन जातक कथाओं का यूज़ या जातक स्टोरीज का यूज़ किया जाता था। तो ऐसे में ही हम एक पुअर पीपल की जो जातक कथा है वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। उसे एक मरा हुआ चूहा मिला, जो कि चूहा जो था थंडर स्टॉर्म के कारण मर गया था। और द किंग्स गार्डन वॉज लिटरेड विद द ब्रांचेस एंड द लीव्स। किंग का जो गार्डनर था उसे क्लियर करना था ये सभी चीज़ें। द यंग मैन ऑफर्ड टू क्लीन अ गार्डन इफ ही कुड लीव वुड्स एंड लीव एग्रीड ऑन वंस। जो डेड पर्सन था, जो एक आदमी था, पुअर पर्सन था लेकिन वो बहुत क्लावर था, उसे एक डेड रैट मिला। उसने उसको सेल कर दिया एक कॉइन में होटल के मालिक को उसकी कैट के लिए। देन थंडर स्टॉर्म के कारण किंग का जो गार्डन था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस एंड लीव से फुलफिल हो गया था। तो गार्डनर जो था वो बहुत प्रॉब्लम में आ गया, किस तरीके से क्लियर किया जाए। तो मैन ने ऑफर किया कि वो इस चीज़ को सबको क्लियर कर सकता है इफ़ ही वुड, वो कीप करेगा वुड्स को और लीव्स को। गार्डनर एग्री हो गया। यंग मैन ने हर लीव को और स्टिक्स को उठा लिया और जल्दी ही ये काम सब फिनिश हो गया। देन किंग्स के जो पॉटर था वो फ्यूल के लिए वो कर रहे थे कि किस तरीके से फ्यूल मिल जाए, किस तरीके फ्यूल की कुछ वो हो जाए, प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो जाए। तो उसने एक अनदर जो था वर्क शुरू किया कि उसने जो पॉट्स थे उसमें उन्हें पानी वाटर को कंटेन किया और वाटर को 5 लोगों को देने लगा और लोगों को उसने वाटर पिलाया। इस तरीके से लोगों को रिप्लाइड किए कि उन्हें लोगों को फ्री में वो चीज़ दी। अब तब लोगों ने कहा यू हैव डन गुड और इन रिटर्न वी कैन टेल अस फॉर यू। तो उसने कहा कि आई नीड योर हेल्प्स। उसने एक ट्रेडर आ रहा है टुमारो और उस ट्रेडर को ग्रास कटर्स के लिए ग्रास चाहिए और उसे ग्रास, और उन लोगों ने उसे ग्रास दी और उसने वो ग्रास ट्रेडर को दी और ट्रेडर से एक हॉर्स जो था कॉइन से भरा हुआ बैग ले लिया। तो इस तरीके से एक जो पर्सन था जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने बिना कुछ होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा अपनी क्लेवरनेस के कारण जो थी अर्निंग की और धीरे धीरे एक पुअर पर्सन से रिच मैन बन गया।
तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम है रिंगवेल का जो रिंगवेल के रूप में जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिंग्स वगैरह क्रिएट की जाती थी, जिस तरीके से आप रिंग देख रहे हैं, घरों के नीचे, बाथरूम्स के नीचे रिंगवेल फिट कर दिए जाते थे और इससे ड्रेनेज किया जाता था। बहुत सारे जो सिटीज़ थे महाजनपद में इसी तरीके से डेवलप हुए थे और इसी के सराउंडिंग्स में मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स वगैरह क्रिएट की गई थी। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ और भी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसे कि आप एक इमेज में देख पा रहे हैं। ये जो इमेज है एक कह सकते हैं कि आपको एक पुराना आर्कियोलॉजी का एक बहुत बेहतर स्पेसिमेन है। इस स्पेसिमेन में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। ये एक वुमेन है, यहाँ पर कुछ राजा के सैनिक हैं, हॉर्सेस वगैरह। यहाँ पर आपको नॉर्मल जो है ऑर्डिनरी, इस जो इमेज है उसमें आपको ऑर्डिनरी पीपल्स वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए ये ऑर्डिनरी पीपल्स हैं, ये लोग हैं, आम आदमी, आम जनता। कुछ लोग विंडो से बाहर देख रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं कह सकते हैं कि उस टाइम के जो क्राफ्ट से वो बहुत ज़्यादा रिच थी और वहाँ पर लोग जो थे अच्छे क्राफ्ट पर्सन्स थे। बहुत जो क्राफ्ट जो थी बहुत ही डेवलप थी, हाईली डेवलप जो थी क्राफ्ट उस टाइम पे होती थी। अब जो उस टाइम पे जो शिप्स थे, फिशरमैन्स थे, वो सब डिपेंड सारी इन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। इन चीज़ों में आपका थी वाइन, कॉपर, टिन, लैड, टोपास, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर। तो ये सब जो थे इन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था और कुछ लोग जो इंडिया से इन चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से वो लोग और इंडिया से वो इंपोर्ट करते थे ओवरी, एटिगेट, कार्लियंस, कॉटन, सिल्क, परफ्यूम। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था। कुछ चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट की जाती थी, कुछ चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती थी। जो कॉइन्स है उस टाइम पे जो कॉइन्स थे उन्हें पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था। किसी हार्ड शेल से उनके ऊपर पंच कर दिया जाता था और उस तरीके से जो कॉइन्स थे वो क्रिएट होते थे। ऐसा ही एक एग्जांपल हम इस इमेज में देख रहे हैं। इसमें किसी हार्ड शेल से पंच के मार्क्स हमको दिख रहे हैं, उन्हें पंच मार्क कॉइन्स कहा जाता। और एक्सचेंज का एक और मीनिंग है जो कि हमें संगम कलेक्शन से ही मिला है। जो हमें वाइट पैडी, जो लोगों के पास वाइट पैडी होती थी, मीन्स जो आप कह सकते हैं राइस जो थी, उसे एक्सचेंज करके लोग सेल्ट ले लेते थे और भी बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। किसी से अपनी कुछ चीज़ जो आपके पास एडिशनल है वो किसी और पर्सन को दे दी और उसके पास जो एडिशनल है वो ले लिया। इस तरीके से एक जो कह सकते हैं आप एक्सचेंज का एक मीडियम था। लोग एक चीज़ों को दूसरे से आपस में एक्सचेंज करते थे। मथुरा एक जो पोर्ट था, ये जो पोर्ट काफ़ी टाइम पहले डेवलप हो गया था और मथुरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट था ट्रेड के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर कोई पर्सन मथुरा की लोकेशन अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो वो बिल्कुल सेंटर में थी, सपोज कोई एग्जाम्पल के लिए हम दिल्ली मान लेते हैं। अगर कोई कश्मीर से आ रहा है, उसे कन्याकुमारी जाना है तो उसे मथुरा से होकर जाना पड़ेगा, और कोई वेस्ट से आ रहा है, उसे ईस्ट की ओर जाना है तो उसे मथुरा की ओर जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मथुरा जो था बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था उस टाइम पे। तो हर कोई जो किंग था और जितने भी लोग थे वो मथुरा में कॉन्कर करना चाहते थे, मथुरा में अपना जो कह सकते हैं कि एम्पायर बनाना चाहते थे। मथुरा से स्टार्ट करते हुए अपना एम्पायर सब जगह फैलाना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। जो कुशान्स थे उनने ही मथुरा में बहुत टाइम तक अपना कॉन्कररशिप रखा, उनका एम्पायर जो था वहाँ पर चला और वो बहुत लॉन्ग पार्ट में उनका जो था कब्जा था। और इवन अगर उनका मथुरा में कब्जा होने के साथ साथ उन्हें जो सिल्क रोड था उस पे भी उन लोगों का ही कॉन्कररशिप था। तो ये जो जनरली है इन सभी चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शंस में पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग राजा जो किंग होता था उसे छोटे छोटे गिफ्ट्स मिलते थे, कभी बड़े गिफ्ट्स मिलते थे अकॉर्डिंग टू क्राफ्ट। जो लोग उसे गिफ्ट देते थे क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कभी खुद क्वीन होती हैं। तो ये सभी चीज़ों का डिटेल हमने इंस्क्रिप्शन में पढ़ा है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से जो चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट थी उस टाइम पे। अब मथुरा जो था इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए बन चुका था क्योंकि वो एक बेस क्रिएट कर रहा था सभी जगहों के लिए।
और मथुरा में जो थे गोल्ड स्मिथ्स थे, ब्लैक स्मिथ्स वर्क करते थे, वीवर्स थे, बास्केट मेकर्स थे, परफ्यूमर्स थे। अब बात करते हैं हम क्राफ्ट पर्सन पे। क्राफ्ट पर्सन जो है हमारे, वो किसी भी क्राफ्ट को क्रिएट करना उनका जो था वर्क था। अब वो किस तरीके के क्राफ्ट प्रिपेयर करते थे उस टाइम पे, वो जो क्राफ्ट क्रिएट हो जाते थे के होते थे उन्हें NBPW कहा जाता था, यानी कि नदन ब्लैक पॉलिश वेयर। जो उस टाइम पे जो क्राफ्ट क्रिएट होते थे उन पे ब्लैक पॉलिश की जाती थी, और उससे ही वो जो थे उस ब्लैक पॉलिश के कारण वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाते थे, और जो उनका सरफेस होता था वो बहुत ज़्यादा एक शाइनी सरफेस हो जाता था, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग वो जो चीज़ें थी वो क्रिएट होती थी। और इस तरह के जो वर्क था वो वाराणसी में, मदुरई में मेंस और वुमेन्स के द्वारा, दोनों के द्वारा ही किया जाता था। और जो मर्चेंट्स के एसोसिएशन थे उन्हें श्रेणी कहा जाता था, चाहे वो श्रेणी क्राफ्ट पर्सन्स की हो, चाहे वो आपका मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये जो श्रेणी होती थी ये बैंक्स की तरह वर्क करती थी। जो रिच पर्सन्स थे, वुमेन्स थे, अपना वो मनी डिपॉजिट करते थे, अपना जो पैसा था यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, और देन रिटर्न में उन्हें इंटरेस्ट मिलता था। और ये सपोर्ट करते थे रिलीजन को, इंस्टीट्यूशन को, सच एज मोनार्चीज, यानी कि मैं डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें ये किंग को सपोर्ट करते थे, और अपना किस तरीके से जो योगदान था अपना डेवलपमेंट में अपने योगदान देते थे, और अपना मनी जो था डिपॉजिट करते थे इन श्रेणियों में जो कि वर्क करते थे एज अ बैंक। अर्थशास्त्र को हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य, जो कौटिल्य हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु आप रहे थे, टीचर जो थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी। उस टाइम पे हमने स्पिनिंग, वीविंग, इन सभी चीज़ों को पढ़ा था। और जो विडो वो यंग वुमेन्स होती थी वो डिफरेंट वर्क्स करती थी। जैसे नन के लिए वो वर्क करती थी, वो मदर का कोर्टसन्स का वर्क करती थी, और कुछ रिटायर्ड वुमेन्स होती थी, सर्वेंट्स होती थी जो किंग के यहाँ से रिटायर्ड होती थी फ्रॉम, अब वो टेम्पल्स में सर्विस करती थी। और वो अलग अलग लोग अलग अलग अकॉर्डिंगली वर्क करते थे, क्वालिटी का वर्क करते थे, कुछ क्वांटिटी का वर्क करते थे। वुमेन्स को परमिट नहीं था कि वो अपने हाउसेस को छोड़ें। तो जो मेंस थे वो ही रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे, उस वर्क को सुपरिटेंड करते थे, और अपना वर्क फिनिश करके घर पे आते थे। वुमेन जो थी वर्कशॉप को विजिट करती थी टू रिसीव देयर वेजेस। वुमेन जो थी वर्कशॉप को विजिट तो करती थी, लेकिन सिर्फ उन वेजेस को रिसीव करने के लिए और वर्क को एग्जामिन करने के लिए, सुपरिटेंडेंट करने के लिए। वुमेन टॉक्स अबाउट द एनीथिंग द वर्क कुड बी परमिटेड। तो वहाँ पर जो वुमेन्स वर्क करती थी, जो वुमेन्स भी वर्क करती थी, जो एग्जामिनर था उसे किसी भी तरीके की वुमेन से बात करने की परमिशन नहीं थी। अगर वो किसी भी वुमेन से कोई भी बात करता है अदर देन वर्क, तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। अगर कोई वुमेन अपना वर्क कंप्लीट नहीं करती है तो उसे फाइन किया जाता था, और उसका थंब को कट कर दिया जाता था। अरेमेकू जो था हमें रोम के बारे में बताता है, जो आज पुडुचेरी के नियर हमें मिला था। अरेमेकू एक पोर्ट है जो कि उस टाइम से वहाँ पे उस पोर्ट से रोम से अपना क्या कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड था वो किया जाता था। अरेमेकू एक कोस्टल सेटलमेंट है, जो बहुत ही लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर वहाँ पर क्रिएट किया गया है अरेमेकू में। वो जो अरेमेकू है आज का, वो पुदुचेरी यानी कि पुदुचेरी के नियर जो है अरेमेकू जो पोर्ट है, वो पोर्ट हमें मिला था। वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था। वहाँ पर बनाए जाते थे रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जैम्स, ये सभी इस साइट्स में मिले हैं। और कुछ स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जिसमें प्रोबेबली डाइंग वेट्स को रखा जाता था, क्लॉथ्स की डाइंग की जाती थी, और ये सब एविडेंस थे, क्लॉथ मेकिंग के एविडेंस थे। तो स्टूडेंट्स, और जो बहुत बड़े बड़े जो सिटीज़ थे, इसी में हम एक रोमन सिटी का जो ये है इमेज देख रहे हैं, ये बहुत ही नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में, वेस्ट अमेरिका में अगस्टस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम्परर था। उसने जो रूल किया था 2000 ईयर्स अगो, उसने रोम सिटी को ब्रिक्स से मेड किया था, मार्बल से मेड किया था। लेटर जो रूलर्स थे उन्होंने टेम्पल्स, पैलेसेस बनवाए, ह्यूज एम्फीथिएटर्स बनवाए। तो ये जो था रोमन एम्पायर का जो एक एडिडक्ट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट काइंड की चीज़ें जो है आपको विजिबल हो रही होंगी। तो रोमन एम्पायर के उसके साथ एक लिटिल ओवरव्यू के साथ स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। हैव अ गुड डे।